नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों और हॉस्पिटल्स के बीच साठगांठ पर सरकार की नजर। सूत्रों के मुताबिक अनरेगुलेटेड कॉन्ट्रैक्ट पर सख्ती के लिए IRDA लाएगा कोड ऑफ कंडक्ट। CNBC आवाज एक्सक्लूसिव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ठुकराया ईरान का ऑफर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रहेगा बंद। कहा तूफान आ रहा है और जो आने वाला है उसे कोई नहीं रोक सकता। अमेरिका ईरान में बढ़ते तनाव और हॉर्मुज में जारी नाकेबंदी से कच्चे तेल में जोरदार उछाल। $126 प्रति बैरल के पार गया ब्रेंट का भाव। फिसलकर $113 पर आया ब्रेंट। कच्चे तेल में उछाल और इंपोर्टर्स की तरफ से डिमांड बढ़ने की वजह से रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा रुपया। $1 का भाव ₹95.33 तक फिसला। क्रूड में उबाल और रुपए में कमजोरी से बिगड़ा बाजार का मूड। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली। मेटल, रियल्टी, FMCG शेयरों में गिरावट। IT फार्मा इंडेक्स बढ़त पर बंद। Corrected market is the best time to start, I'm telling you. From low levels, they've done 15%, but otherwise 12-13% तो बनता है। तो 6 साल में आपको डबल हो जाएगा। तो अभी आप 26 में 32 में आपको पक्का 50,000 का इंडेक्स हो जाएगा। 50,000 का इंडेक्स। हाँ, वो मेरे को कोई डाउट नहीं है। कच्चे तेल में उछाल पर MOFSL के चेयरमैन और फाउंडर रामदेव अग्रवाल ने जताई चिंता। हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से खास बातचीत में बोले, महंगे कच्चे तेल से इकोनॉमी की ग्रोथ और मार्केट पर पड़ेगा खराब असर। बाजार की गिरावट को बताया खरीदारी का बड़ा मौका। दिल्ली NCR में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। भीषण गर्मी से मिली लोगों को राहत। कई जगहों पर बारिश के साथ गिरे ओले। और आज सबसे पहले बात करते हैं एग्जिट पोल की। कल भी आपने एग्जिट पोल्स देखे थे और आज टुडेज चाणक्य ने एग्जिट पोल जारी किया है। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में कैसी बन रही है तस्वीर, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं विपिन भट्ट। बताइए विपिन जी, क्या कह रहे हैं आंकड़े? तो हमने कल देखा था कि अधिकांश पोल जो हैं वो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते हुए दिखा रहे हैं। अब टुडेज चाणक्य भी उससे अलग नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली क्या कह रहा है तो देखिए, टुडेज चाणक्य का ये फेज 1 और फेज 2 का कंप्लीट आंकड़ा 294 सीटों पर। TMC को उन्होंने दी है 100 सीटें, लेकिन बीजेपी को दे रहे हैं 192 सीट्स, अन्य के खाते में 2। तो साफ तौर पर यह भी इशारा करता है कि इस वक्त पश्चिम बंगाल में जो एग्जिट पोल में जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ सरकार बना रही है पश्चिम बंगाल में, लेकिन बड़े बहुमत के साथ जीत की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आसाम के लिए भी बाकी सारे पोस्ट जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत दिला रहे थे, ये भी उसी तरह, और 102 सीटें देती हुई नजर आ रही है टुडेज चाणक्य का ये पोल भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस सिमटेगी 23 पर। असम के अंदर 126 सीटों की ये कुल विधानसभा। तो ये दोनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है टुडेज चाणक्य के पोल में। तमिलनाडु के लिए पिक्चर बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि एक एक्सिस माई इंडिया के पोल में TVK को बहुमत दिखाया 120 सीटों का, लेकिन इनके हिसाब से भी DMK और उनके सहयोगी मिलकर एक बार फिर से सत्ता में वापस लौटेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे 125 सीटों के साथ। ADMK 45 और TVK को एक बड़ी, मतलब जिस तरह का प्रदर्शन विजय का और तमाम चीजें, 63 सीटें ये दिखा रहे हैं। बाकी में कम थी, ये कहीं मिडिल में जाके रुके 63 पर, लेकिन ऐसा नहीं कि सरकार बनाते हुए कोई प्रोजेक्शन आ गया। तो DMK और सहयोगियों की सरकार तमिलनाडु में बनेगी, एक बार फिर कंटिन्यू करेगी 125 सीटों के साथ। ये टुडेज चाणक्य का तमिलनाडु के लिए एग्जिट पोल है। केरल में LDF 64, UDF 69, NDA 7 और अन्य को 1। तो UDF यानी कि
वहां पर लेफ्ट की अब विदाई होने वाली है और यूडीएफ की सरकार 10 साल बाद सत्ता में आएगी, लेकिन ये एनडीए को जो 7 सीटें हैं इस पर भी काफी लोगों की नजर यहां पर रहेगी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी जो हैं वो यहां पर अपने चीजों को ले रहे। तो 140 सीटों पर ये केरल का मामला टुडेज चाणक्य। लेकिन कुल मिला के जहां फोकस बंगाल पे था तो पश्चिम बंगाल में 192 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत वाली सरकार एग्जिट पोल में बनती हुई दिख रही है भारतीय जनता पार्टी की। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन जी। बढ़ते हैं खबरों में आगे और बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों और हॉस्पिटल्स के बीच होने वाले अनरेगुलेटेड कॉन्ट्रैक्ट को लेकर सरकार सख्त हो गई है। सूत्रों के मुताबिक इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI कंपनियों के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट लाने की तैयारी कर रहा है। इस एक्सक्लूसिव खबर की पूरी डिटेल बता रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, मेडिक्लेम पॉलिसी को लेकर इंश्योरेंस कंपनियों और हॉस्पिटल्स के बीच के साठगांठ पर सरकार की पैनी नजर है। CNBC आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI के साथ मिलकर एक कोड ऑफ कंडक्ट लाने की तैयारी कर रही है ताकि इंश्योरेंस कंपनियों और हॉस्पिटल्स के बीच होने वाले अनरेगुलेटेड कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट में पारदर्शिता लाई जा सके। दरअसल सरकार ने और IRDAI ने इस बात को पता लगाया है कि आखिरकार जो हेल्थ क्लेम में जो रिजेक्शन रेट है वो आखिरकार इतना ज़्यादा क्यों है। दरअसल पिछले साल के आंकड़ों को उठाकर देखें तो पिछले साल जो क्लेम को लेकर शिकायतें मिली थी वो 41% उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। लिहाजा सरकार अब इस चीज़ को फिक्स करने की तैयारी कर रही है। दरअसल अभी 2 तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक जो पॉलिसी होल्डर्स को बीमा की पॉलिसी बेची जाती है उसके टर्म्स एंड कंडीशंस, और इंश्योरेंस कंपनियां जो हॉस्पिटल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा मिसमैच होता है। लिहाजा इसकी वजह से जो क्लेम होते हैं वो रिजेक्ट हॉस्पिटल की तरफ से कर दिए जाते हैं। लिहाजा इन्हीं चीज़ों को फिक्स करने के लिए, एक पारदर्शिता लाने के लिए सरकार एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स या कोड ऑफ कंडक्ट लाने की तैयारी कर रही है ताकि इन चीज़ों में एक तरह से एक तालमेल बढ़ाई जा सके, एक रिलेशन तैयार किया जा सके ताकि हेल्थ पॉलिसीज में रिजेक्शन रेट में कमी लाई जा सके। साथ ही साथ एक इफेक्टिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म की भी तैयार किया जा रहा है जिसको कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्लेम एक्सचेंज पर लोड किया जाएगा, जिससे कि ऑटोमेटिक जो क्लेम रिजेक्शन है उसमें कमी लाए और जो बीमा पॉलिसी होल्डर्स होते हैं उनके क्लेम का सेटलमेंट आसानी से किया जा सके। तो इस तरह की सरकार तैयारी कर रही है ताकि जो हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस कंपनियों के बीच में जो अनरेगुलेटेड एग्रीमेंट्स होते हैं उस पर सख्ती लाई जा सके। सड़कों पर एक्सीडेंट कम करने के लिए सरकार ने व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम को डी लाइसेंस करने का फैसला किया है और टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने इस पर फ्रेमवर्क बनाने के लिए कंसल्टेशन पेपर भी जारी कर दिया है। क्या होगा इससे फायदा, बता रहे हैं असीम मनचंदा। सड़क पर गाड़ियों के बीच में दुर्घटना होना आम है, लेकिन आजकल जो नई गाड़ियां आ रही हैं उनके अंदर एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम यानी कि ADAS सिस्टम लगा होता है जो कि एक सेंसर के जरिए काम करता है जो ड्राइवर को पहले से ही अलर्ट कर देता है। तो इसके लिए एक स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल किया जाता है। दूरसंचार विभाग ने उस स्पेक्ट्रम को डी लाइसेंस करने का फैसला किया और ट्राई से पूछा कि इसके लिए किस तरह से एक फ्रेमवर्क बनाया जा सकता है। तो ट्राई ने इसको फ्रेमवर्क बनाने की दिशा में काम करने की शुरुआत कर दी है और इसके लिए एक कंसल्टेशन पेपर ट्राई ने ऑलरेडी जारी करके सभी स्टेक होल्डर से राय मांगी है। तो एक बार ये कंसल्टेशन पेपर पर सरकार ट्राई अपनी गाइडलाइंस जारी कर देता है तो एक फ्रेमवर्क बन जाएगा किस तरह से सब गाड़ियां आपस में बात करेंगी, किस तरह से जो ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम मैनेजमेंट है उससे किस तरह से बातचीत की जाएगी। और खासतौर पर जो आजकल नई मॉडर्न गाड़ियां आ रही हैं, ड्राइवरलेस गाड़ियां आ रही हैं, उनको भी एक यहाँ पर ग्रीन सिग्नल मिल सकता है। खासतौर पे कि ड्राइवरलेस गाड़ियां भी इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। तो इस नई टेक्नोलॉजी के जरिए जो ऑटोमेटेड गाड़ियां हैं, ड्राइवरलेस गाड़ियां हैं, वो भी भारत की सड़कों के ऊपर दौड़ सकती हैं। भारत में हवाई यात्रियों की सबसे बड़ी परेशानी अब उड़ान नहीं बल्कि उनका सामान बन चुका है। आंकड़े बताते हैं कि हवाई यात्रियों की हर दूसरी शिकायत बैगेज को लेकर है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं रोहन सिंह से। रोहन, बताइए क्या कहते हैं DGCA के आंकड़े।
जी हाँ, जितनी शिकायतें पिछले पूरे महीने में, मार्च के महीने में दी गई हैं, उसका लगभग 50%, 47% अगर मार्च की बात करें, शिकायतें ऐसी रही हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ बैगेज को लेके हैं। बैगेज में देरी, बैगेज गलत जगह पे चले जाना, अगर इंटरनेशनल फ्लाइट से तो किसी और डेस्टिनेशन पे चले जाना, इस तरह के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और ये पिछले अगर 3 महीनों का आंकड़ा देखें, उसमें भी यही है, 50% के आसपास आंकड़े बताते हैं कि बैगेज से जुड़ी समस्याएं हैं। इसके अलावा जो समस्याएं हैं वो मैं आपको तो फ्लाइट प्रॉब्लम्स लगभग 20% हैं, रिफंड की शिकायतें लगभग 19% हैं, कस्टमर सर्विस शिकायतें लगभग 5% हैं। और अगर सभी एयरलाइंस की देखें तो जो सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा है शिकायतों को डील करने का या शिकायतें आने का, वो अलायंस एयर का रहा है। इंडिगो की बात करें तो इंडिगो उसके बाद आता है 5.5 शिकायतें पर 10,000 पैसेंजर, और एयर इंडिया ग्रुप में 3.9 शिकायतें पर 10,000 पैसेंजर। तो कुल मिला के जो शिकायतें हैं उनका नेचर बदल रहा है, ग्राउंड हैंडलिंग की जो शिकायतें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अगर आपको किसी सरकारी स्कीम की जानकारी लेनी है या फिर आवेदन करना है तो आपको अलग अलग वेबसाइट्स पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन जल्दी ही सरकार की AI से जुड़ी चैटबॉट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कैसे काम करेगा ये चैटबॉट, बता रहे हैं असीम मनचंदा। अगर आपको सरकार की किसी भी योजना के बारे में जानकारी चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान योजना हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो या प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना हो, तो आपको ये सारी जानकारी एक क्लिक के ऊपर ही मिल जाएगी। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन AI चैटबोट बनाने की तैयारी कर रहा है। इस चैटबोट के अंदर सभी मंत्रालयों की से जुड़ी हुई जानकारी आपको उपलब्ध होगी। कैसे आवेदन करना है, कैसे उसके एप्लीकेशन को लेकर के आगे बढ़ना है, तो ये चैटबोट आपको सारी जानकारी दे देगा। और सबसे बड़ी बात, ये चैटबोट रीजनल भाषाओं के अंदर भी उपलब्ध होगी। इसको आप बोल करके भी एक्सेस कर पाएंगे। अभी जो डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन है उसने 2 से 3 मंत्रालयों के लिए चैटबोट की शुरुआत की है। सबसे पहले तो उन्होंने न्याय सेतु की भी शुरुआत की है, जिसमें आप सारी लीगल जानकारी आपको मिल जाती है। उसके साथ यूथ मंत्रालय के लिए भी एक चैटबोट शुरू हुई है, लेकिन अब ये कोशिश की जा रही है कि पूरे सरकार के लिए एक चैटबोट बना दी जाए, जिससे कि लोग आसानी से एक क्लिक के अंदर अपनी सारी जानकारी हासिल कर सकें। इससे क्या होगा, जो फेक वेबसाइट्स हैं उससे आप दूर रहेंगे और आपको आसानी से ये जानकारी आपकी भाषा के अंदर मिल जाएगी और आप इसके जरिए अपना काम काफ़ी आसानी से एक क्लिक के अंदर ही कर पाएंगे। असीम मनचंदा, CNBC आवाज, दिल्ली। योगी सरकार ने लखनऊ में देश की पहली AI सिटी को हरी झंडी दे दी है। राज्य सरकार को AI सिटी से 50,000 से ज़्यादा नई नौकरियों और रिवर्स माइग्रेशन की उम्मीद है। देखिए लखनऊ से कमलेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लखनऊ की वृंदावन योजना सेक्टर 15 अब उत्तर प्रदेश के नए ग्रोथ इंजन के रूप में रफ्तार भरने को तैयार है। यहाँ 12 एकड़ में PPP मॉडल पर AI सिटी बनेगी। यूपी आवास विकास परिषद प्रोजेक्ट की आय में 40% की सीधी हिस्सेदारी रखेगी। इसके आने से जो A ग्रेड के ऑफिसेज बनेंगे, प्ले एंड प्लग फैसिलिटी होगी और AI के संबंध में वो कोई भी काम कर सकते हैं, रिसर्च का काम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक लखनऊ को, क्योंकि लखनऊ बहुत आबादी जो है बढ़ती जा रही है और जैसे देख रहे हैं कि आवास विकास परिषद भी कई आवासीय योजना लाया है, LDA भी लाया है और शहर का विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। तो इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि यहाँ पर हम लोग रोजगार के अवसर उत्पन्न करें। तो उसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में ये पॉलिसी आई है और उस पॉलिसी के अंतर्गत आवास विकास परिषद इसको टेंडर को जो है फ्लोट कर देगा विद इन ए वीक। TCS, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और इंटेल जैसे ग्लोबल टेक दिग्गज यहाँ आएंगे। 25,000 डायरेक्ट और करीब 50,000 इनडायरेक्ट नौकरियां पैदा होंगी। यहाँ ग्रेड A ऑफिस स्पेस, अत्याधुनिक इंक्यूबेशन सेंटर और लग्जरी रेजिडेंशियल टावर्स बनाए जाएंगे। IT के क्षेत्र में अगर आप देखिए तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, इन सभी का फुटप्रिंट उत्तर प्रदेश में है। तो ये अपने आप में एक बड़ा प्रयास हो रहा है और यूपी गवर्नमेंट ने भी इन्वेस्ट यूपी प्रोग्राम के तहत ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री को बढ़ाने की और अट्रैक्ट करने की एक मंशा दिखाई है और एक हंगर दिखाया है। सिर्फ IT ही नहीं, ये सिटी डेटा मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन में भी हजारों नौकरियां पैदा करेगी। इसे 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। कमलेश श्रीवास्तव, लखनऊ।
और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि ईरान को जल्द ही समझदारी दिखानी होगी, वरना अंजाम काफी बुरा होगा। इधर अगले महीने प्रधानमंत्री मोदी यूएई जाने वाले हैं। इन तमाम हलचलों की डिटेल जानकारी लेते हैं लक्ष्मण रॉय से। बताएं लक्ष्मण जी, क्या हलचल है ईरान के मोर्चे पर? देखिए, दरअसल अभी भी कोई युद्ध जैसे हालात जो बने हुए खत्म होने के आसार दूर दूर तक दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि ईरान ने जो शांति का प्रस्ताव दिया था उसको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ठुकरा दिया है और उन्होंने यहां तक कि सख्त चेतावनी दी ईरान को कि जितना जल्दी हो आप समझ जाइए, वरना अंजाम काफ़ी बुरा होगा। अब इसका मतलब लोग ये लगा रहे हैं कि आने वाले दिनों में ईरान के ऊपर अमेरिका एक तगड़ा हमला फिर से कर सकता है। छोटे समय के लिए हो, लेकिन हमला हो सकता है, जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं। और एक तरफ ये भी कहा है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कि उन्हें कोई जल्दीबाजी नहीं है। ये इशारा इस बात का था कि मुझे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो हमने नाकाबंदी कर रखी है, अमेरिका ने नाकाबंदी कर रखी है, उसे हटाने को लेकर कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि अमेरिका का अब मानना है कि पहले जितने भी हमले किए गए थे उससे ज़्यादा कारगर साबित हो रहा है इस तरह की नाकाबंदी, क्योंकि इससे ईरान की आर्थिक रीढ़ जो है वो टूट रही है। तो ये नाकेबंदी का होना अमेरिका की तरफ से और उसके बदले में ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना लगातार जारी है। और इसका नतीजा ये निकला है कि कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। 48 से 72 घंटे 25% तक बढ़ जाना कच्चा तेल अपने आप में एक कह सकते हैं ऐतिहासिक झटका है पूरे ऑयल इकोनॉमी के लिए। अब इससे कैसे निपटा जाए, इसकी रणनीति अलग अलग तरीके से बन रही है। इस बीच एक अच्छी खबर ये निकल कर आ रही है कि अगले महीने जब प्रधानमंत्री मोदी यूरोप के दौरे पर जाएंगे तो कुछ एक घंटे के लिए यूएई में रुकेंगे। यूएई में रुकना दो लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूएई अभी अभी ओपेक और ओपेक प्लस देशों से बाहर निकला है। तो अब वो अपने हिसाब से ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ा सकता है, अपने हिसाब से ऑयल का कारोबार कर सकता है, कच्चे तेल का कारोबार कर सकता है। ओपेक का तीसरा सबसे बड़ा देश है, तो भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी और ज्यादा बढ़ने के आसार हैं। तो उस मोर्चे पे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बावजूद कच्चे तेल की सप्लाई कैसे और बेहतर हो सके, इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शुक्रिया लक्ष्मण जी। और ब्रेंट में उछाल, रुपए में कमजोरी, इन वजहों से बाजार का मूड आज बिगड़ गया। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। मिड कैप स्मॉल कैप में बिकवाली हावी रही। कैसा रहा बाजार का हाल, बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, बाजार के मूड माहौल की बात करी जाए तो मूड माहौल हमें थोड़ा सा पस्त साइड में ही देखने को मिला है। मॉर्निंग से हम देख रहे थे कि बाजार का जो मोमेंटम है बेयर साइड में ज्यादा जाता हुआ दिखाई दिया है। बैंकिंग में करीबन 1% की कमजोरी देखने को मिली है। वहीं निफ्टी में भी बात करी जाए तो करीब 1% का इजाफा यहाँ पे भी आता हुआ दिखाई दिया है। सेक्टर स्पेसिफिक टाइम पे बात करी जाए तो आइए देखते हैं कि कहां पे जो रिकवरी है वो आज के सत्र में आती हुई दिखाई दी है। आईटी में थोड़ा सा मोमेंटम जो है वो हमें ठीक ठाक देखने को मिला है, लेकिन इसके अलावा बाकी सारे ही सेक्टर्स में हमने देखा है कि जो मूड माहौल था हमें नेगेटिव साइड में जाता हुआ दिखाई दिया है। बिकॉज क्रूड का प्राइस आज 126 तक के स्तर पे आ गया था। हालांकि आखिरी तक आते आते 116 के स्तर तक वो कूल ऑफ होता हुआ नजर आया और वहीं रुपए में भी थोड़ी सी हमें जो ठीक ठाक चाल है वो देखने को मिली सेकेंड हाफ में। अब बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है किस तरीके का देखने को मिला है। बढ़ने वालों में सारे ही आपको मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स आईटी पैक से देखने को मिलेंगे। इन्फोसिस की बात कर लीजिए, टेक महिंद्रा की बात कर लीजिए, बिकॉज गिरते रुपए का जो इंपैक्ट है पॉजिटिव साइड में यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा सन फार्मास्यूटिकल नंबर्स आए, नंबर्स के बाद ये जो रिफ्लेक्शन है वो देखने को मिला। बजाज ऑटो की भी जो चाल है वो शानदार साइड में देखने को मिली है। लूजिंग पॉकेट की इस टाइम पे बात कर ली जाए तो देखिए जो गहराई है कितनी ज्यादा है। हिंडाल्को, एचयूएल, इटर्नल और टाटा मोटर पीवी में काफी गिरावट देखने को मिली है। अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करी जाए तो एफएमसीजी में भी आज काफी ज्यादा प्रेशर जो है वो देखने को मिला। एचयूएल के नंबर आए, नंबर के बाद ये जो प्रेशर है वो देखा गया। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे स्पेसिस की तो वहां पे भी जो गिरावट है काफी ज्यादा देखने को मिली है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेटल सेक्टर में काफी गिरावट आज के सत्र में रही है। वेस्ट एशिया तनाव का भारत की इकोनॉमी पर ज्यादा असर दिखेगा, ये कहना है मोतीलाल ओसवाल के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल का। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा कि ब्रेंट 120 से 130 डॉलर के बीच रहने पर सिर्फ Q1 ही नहीं बल्कि पूरे साल चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। पिछली बार हम क्रूड 120-130 डॉलर पर गए थे जो 2006-07 में है, उसका मैक्रो पर इम्पैक्ट। और आज की डेट में क्योंकि हमारी इकोनॉमी का साइज 4 गुना हो चुका है वहाँ से,
आज के उसमें कितना इम्पैक्ट है? आई एम श्योर आपकी रिसर्च टीम काफ़ी शानदार है। आपने कुछ एनालिसिस किया है कि अगर लंबे समय तक क्रूड 110 120 के करीब रहा तो कितना इम्पैक्ट जीडीपी पर और कितना इम्पैक्ट अर्निंग्स पर आ सकता है? I have not seen my research, but I have seen whatever globally we have read things. See, there is other side of the thing is that if the oil remains at 125, 130, lot of consumption destruction will happen because finally governments will pass on the burden to the consumers, and then suddenly you will find that you cannot afford to fly. 20% decline in the air traffic. 20% decline in the why auto shares are weak despite the volume goes to 25-30%, purely because if the petrol diesel prices are hiked by 25-30%, there will be knock on that is what is the fear of the market, is that there will be volume challenge. Interest rates are being raised, money supply is being constrained, so economic managers will manage as the difficulties they become more permanent, and that is definitely not a good news in the sense that in all possible ways, and I don't know what all, but it will be I would say it will slow down the growth of most of the companies, particularly which are domestic oriented. So I don't think there is any good news in this. The only good news is that it is expected that it is not permanent. बिल्कुल. And that's why the markets are very resilient and markets are remaining hopeful that आज नहीं तो कल ये बंद हो जाएगा, because it's all man-made. I mean, one guy is writing one letter that okay, I'm feeling very nice in the morning and we have Gulf of Hormuz open and all the ships are going through. And so, I mean, we are waiting for that day, but hopefully it is quick, but it is damaging. It has damaged already. रामदेव अग्रवाल ने यह भी कहा कि गिरावट वाले बाजार में निवेश की शुरुआत बेहतर मौका है। उन्होंने ये भी कहा कि 2032 में निफ्टी 50,000 तक जा सकता है। अगर हम 10 या 15 साल का एक व्यू लें, आप फेयरली कॉन्फिडेंट है कि जिस लेवल की कंपाउंडिंग मार्केट ने पहले दिखाई है आगे वैसी कंपाउंडिंग होगी? Corrected market is the best time to start, I'm telling you. Okay. You buy at 26,000, you buy at 22,000. I wish, I mean, it doesn't suit at 24,000 to say 22,000, but lower countries compound. We are nobody. We have to only look at the data. At what rate country has grown or indices have done. They have done from low levels, they have done 15%, but otherwise 12-13% तो बनता है। तो 6 साल में आपका डबल हो जाएगा। तो अभी आप 26 में 32 में आपको पक्का 50,000 का इंडेक्स हो जाएगा। 50,000 का इंडेक्स। हाँ, वो मेरे को कोई डाउट नहीं है। अच्छा, उससे पहले बीच में 22,000 या 23,000 ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन लॉन्ग टर्म में 50,000 का व्यू है। 24,000 वाला 12,000 भी आ सकता है। आई हैव सीन 50-60% करेक्शंस आल्सो। कोविड में हुई थी। भाई आपका 200 अभी $120 का ऑयल है। आई मीन इफ यू कीप दिस चोक ऑन, इट कैन क्रिएट एनी काइंड ऑफ chaos. So what I'm saying is we don't know what are the short term movements, but the longer run all the problems get sorted. All these problems of Hormuz and all will all get sorted. We'll have waterfall, we'll have good days also, but right now we are challenging days. क्रूड के करंट से बाजार में भी हड़कंप मचा हुआ है। बाजार में आज भारी गिरावट रही। इसी पर आज आवाज अड्डा में होगी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िए। चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी के बीच दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अचानक करवट ली है। तेज हवाओं और बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। गाजियाबाद और उत्तर पूर्वी दिल्ली में जबरदस्त बारिश के साथ ओले भी पड़े हैं। सीलमपुर, यमुना विहार और गाजियाबाद के कई इलाकों में मोटे मोटे ओले गिरे हैं। वहीं मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट दिया है। और इसी के साथ आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन यहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप भी खबरों से अपडेट रहिए और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज से। हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। नमस्कार।